कुछ दिनों पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। ये नालंदा यूनिवर्सिटी पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के पास ही है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने आज तक कई बार सुना होगा। इस यूनिवर्सिटी को उस जमाने में नालंदा महाविहार कहा जाता था। क्या है इस नालंदा महाविहार की स्टोरी, जानेंगे हम इस वीडियो में। 1861 की बात है। खेत में काम कर रहे किसानों को जमीन के नीचे कुछ पत्थर की दीवार जैसा मिला। वैसे भी उस एरिया में कुछ न कुछ मिलते ही रहता था। कई लोगों को यहाँ पर स्तूप के अवशेष भी दिखाई देते थे। देखते ही देखते ये बात ब्रिटिशर्स को पता चल गई और ब्रिटिशर्स ने वहाँ के लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर कैनिंघम को उस बारे में जानकारी लेने का काम सौंपा, क्योंकि सर अलेक्जेंडर कैनिंघम पेशे से आर्कियोलॉजिस्ट थे। सर अलेक्जेंडर कैनिंघम ने इस साइट पर रिसर्च किया तो उन्हें कई सारे बौद्ध स्तूप मिले, कई सारी बिल्डिंग्स मिली और उन्हें कंफर्म हुआ कि यहाँ पर एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इसी प्रकार नालंदा यूनिवर्सिटी की रीडिस्कवरी हुई। आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला कि इस यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड था 5th सेंचुरी का। 5th सेंचुरी में भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर गुप्ता एम्पायर का राज था। 5th सेंचुरी को और गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड को भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। इस टाइम में भारत में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अच्छी थी, क्योंकि गुप्ता एम्पायर ने ट्रेड का नेटवर्क रोमन एम्पायर तक बढ़ाया था। स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से सोशल हार्मोनी भी थी और ओवरऑल पीसफुल सिचुएशन भारत में थी। कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए आदमी का पेट भरा होना चाहिए। ये रिलेट होता है देश को भी। देश की रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों भी जरूरतें पूरी हो गई थी और अब देश को जरूरत थी ज्ञान के आधार की। ऐसी स्टेबल सिचुएशन में गुप्ता एम्पायर के अंडर नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। स्पेसिफिकली देखा जाए तो राजा कुमार गुप्ता प्रथम के अंडर में। गुप्ता एम्पायर का कैपिटल था पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र से बस 95 किलोमीटर दूर था नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस। यूनिवर्सिटी का कैंपस नालंदा में रखने के प्राइमरीली 3 कारण थे। पहली बात तो ये कि पाटलिपुत्र पास होने की वजह से यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्शन देना आसान था। दूसरी बात ये कि नालंदा ऑलरेडी बुद्धिज्म के फॉलोअर्स का सेंटर बन चुका था और तीसरी बात ये कि बोध गया पास होने की वजह से दुनिया भर के स्कॉलर्स को नालंदा आने में आसानी होती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस 30 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें कई सारे विहार थे और हर एक विहार में भारत और भारत के बाहर के टीचर्स और स्टूडेंट्स पढ़ाते थे और पढ़ते थे। खास बात ये कि ये सब रेसिडेंशियल थे। सारे छात्रों को रहने के लिए यहाँ पर हॉस्टल्स भी थे। बौद्ध स्तूपों के साथ साथ इस कैंपस में कई सारे मंदिर भी थे। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस सारीपुत्र स्तूप था। सारीपुत्र जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उनके नाम से ये स्तूप डेडिकेटेड था। इसी के साथ इस कैंपस में ढेर सारी क्लासरूम्स थी और लेक्चर हॉल्स थे और लेबोरेटरीज भी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तो 5th सेंचुरी में नॉलेज हब बन चुकी थी। इस लाइब्रेरी में मेनली 3 बिल्डिंग्स थी, रत्नसागर, रत्नदादी और रत्नरंजका। तीनों भी बिल्डिंग के फोकस ऑफ स्टडीज अलग अलग थे और ये तीनों भी बिल्डिंग 7 फ्लोर की थी। इन लाइब्रेरीज में हजारों मैन्युस्क्रिप्ट जतन करी थी और लाखों किताबें अलग अलग सब्जेक्ट पर। बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलोसॉफी, वेदास, ग्रामर, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा, आर्ट एंड लिटरेचर, लॉ एंड गवर्नेंस जैसे मॉडर्न लगने वाले इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लाखों किताबें इस 3 बिल्डिंग वाले और 7 फ्लोर वाले लाइब्रेरी में थी। ऐसी नॉलेज की हब होने वाली इस यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज की भूख मिटाने आते थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, टर्की, श्रीलंका के कई सारे स्कॉलर यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते थे। शुन सांग नाम का एक चाइनीज स्कॉलर था जो नालंदा में पढ़ाई करता था। इसी के साथ आर्यदेवा, आसंगा, धर्मकीर्ति, नागार्जुना, शिलभद्र जैसे स्टूडेंट इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और शून्य की खोज करने वाले महान आर्यभट्ट भी इसी नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। 5th सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक नालंदा यूनिवर्सिटी का पीक पीरियड था। मैंने अभी जितने भी स्कॉलर्स के नाम बताए वो सब इस पीरियड के थे, लेकिन 12th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगा। 12th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को पहला और आखिरी आर्मी अटैक सहना पड़ा। टर्किश आर्मी के बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला बोल दिया। बख्तियार खिलजी ने सारे बुद्ध स्तूपों को आग के लपेटे में डाल दिया, मंदिरों को जला डाला और क्लासरूम भी तोड़ दिए और सारी कंस्ट्रक्टेड एरिया को तहस नहस कर दिया। खिलजी की सबसे ज़्यादा नज़र लाइब्रेरी पर थी।
इसी लाइब्रेरी की वजह से बुद्धिस्ट और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। बुद्धिस्ट और हिंदू कल्चर को खत्म करने के लिए खिलजी का ये कैंपेन था। खिलजी ने लाइब्रेरी को भी आग लगा दी। हिस्टोरियंस ने बताया है कि लाइब्रेरी लगातार 3 महीने के लिए कंटिन्यू जलती रही थी। इस लाइब्रेरी में न जाने कितने इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, साइंटिफिक स्टडीज, थियरीज थी जो शायद हमें आज भी काम आ सकती थी, लेकिन इतना सारा नॉलेज 3 महीनों तक जलता रहा। कहते हैं कि नालंदा के खत्म होने के बाद भारत में नॉलेज का अभाव होने लगा और इंटेलिजेंस खत्म होने लगा।